बात मिट्टी की हो रही है कि किस तरीके से हम उसकी सेहत को सुधार सकते हैं और किस तरीके से उसे और ज्यादा उपजाऊ बना सकते हैं। एफओ ने यह रिपोर्ट किया है कि 1 लाख टन जो है हमारे कीटनाशक प्रयोग किए जा रहे हैं। नमस्ते, आप देख रहे हैं बातें खेती की और मैं हूं याशु गांधी। फल, फूल या फिर सब्जी, खेती किसी भी चीज की जाए, मिट्टी या मृदा सबसे आधारभूत और महत्वपूर्ण तत्व या फिर घटक होती है। लेकिन अगर मिट्टी की सेहत बिगड़ जाए या यूं कहे कि मृदा प्रदूषित हो जाए तो बहुत सारी दिक्कतें सामने आती हैं। बहुत सारा पानी और अच्छी खाद देने के बावजूद खेती की जो फसल की उत्पादकता होती है और गुणवत्ता होती है, दोनों ही दुष्प्रभावित होती है। क्या है ये चीज़ और किस तरीके से इसका निदान किया जा सकता है, इसके कारण क्या होते हैं, ये सब कुछ हम आपको आज विस्तार से बताएंगे। और स्टूडियो में हमारे साथ है डॉक्टर अवधेश शुक्ला जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, पानी का प्रदूषण सुना है गंदा हो जाता है, वायु का प्रदूषण सुना है, लेकिन जब हम मिट्टी के प्रदूषित होने की, मृदा प्रदूषण की बात करते हैं तो अगर हम साइंटिफिकली ना जाएं, बहुत ज़्यादा इसको जटिल ना बनाएं, तो साधारण शब्दों में इसे कैसे समझ सकते हैं? देखिए, जैसे अभी आपने वायु प्रदूषण की बात कही तो कहते हैं कि भाई हवा में जो है गंदगी हो रही है, इससे हमें बीमारियां होती हैं। ध्वनि प्रदूषण होता है तो कहते हैं हमारे कान फटे जा रहे हैं। उसके बाद जल प्रदूषण होता है तो कहते हैं पानी जो है अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें गंध आ रही है, पीने में स्वादिष्ट नहीं है। तो इसी तरीके से इन सब चीज़ों का तो अच्छी तरीके से लोग जान गए, लेकिन अभी मृदा प्रदूषण के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। और ये मृदा प्रदूषण का जो मैं आपको बता दूं कि वर्ष 1960 में जब हमारे यहाँ हरित क्रांति आई थी, उस समय ये बात आई थी कि बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्य सामग्री कैसे सप्लाई की जाए। जो लोग पुराने लोग हैं वो आज भी जानते हैं कि हमारे यहाँ गेहूं की इतनी कमी पड़ गई थी कि अमेरिका से लाल गेहूं मंगाया गया था और उसका आटा जब गूंदा जाता था तो बर्तन भी उसके साथ चिपक करके उठ जाता था। हम एक समय वो था हमारा। उसके बाद जब 1960 के बाद हरित क्रांति आई तो हरित क्रांति में ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरकों का प्रयोग करके, ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग किया और खाद्य सामग्री को हमने एक चरम सीमा तक बढ़ा दिया। और हमारा देश में वैज्ञानिकों की वाह होने लगी कि साहब खाद्य सामग्री के लिए हमारा देश जो है पूर्ण रूप से सामर्थ्य हो चुका है। लेकिन उस समय इस बात का ध्यान नहीं दिया गया था कि जो हम उर्वरकों और कीटनाशकों के द्वारा जो हम ये बराबर पैदावार बढ़ाते चले जा रहे हैं, उसके दुष्परिणाम क्या होंगे। तो उसका जो दुष्परिणाम है वो दुष्परिणाम ये था कि मिट्टी में जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति, अनाज को पैदा करने की ताकत, फसल को उगाने की ताकत जो उसमें थी वो धीरे 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 कम होती चली गई। और जब उसकी उर्वरता कम होती चली गई तो उसी को हम मृदा प्रदूषण कहते हैं। यानी कि जिस तरीके से हम जो उसका उर्वरा स्तर होता है वो कम होता चला गया। अच्छा, एक थोड़ा सा छोटा सा एक कन्फ्यूजन है, वो ये कि कई बार ऐसा लगता है कि जब हम प्रदूषण की बात करते हैं तो मिलावट कहीं ना कहीं, चाहे पानी की या किसी भी चीज़ में जब हम प्रदूषण की बात करते हैं तो मिलावट का बिंदु जो है वो जहन में आता है। मिट्टी के संदर्भ में ये बात उर्वरा शक्ति से है कि जिस तरीके से हम विकास की तरफ आगे बढ़े, कहीं ना कहीं हमने भूमि के विनाश की जो एक भूमिका है वो खुद ही बांध ली और अपने आप को ही नुकसान पहुंचाया। इसका तात्पर्य किसी और चीज़ से नहीं है। जैसे हम मिलावट की बात करते हैं कि बहुत से ऐसे तत्व हैं, कूड़ा है, कचरा है, अपघटक है, जो मिट्टी में मिल नहीं सकते, मिट्टी में जो है वो घुलनशील नहीं है, उससे इसका कोई तात्पर्य नहीं है। देखिए, जो अवशिष्ट पदार्थ है या अपशिष्ट पदार्थ जो हैं, हाँ, जिनको हम सॉलिड वेस्ट भी कहते हैं जी, ये आते कहाँ से हैं? ये घरों से। आपने देखा शहरों में घर घर जो है अपना कूड़ा इकट्ठा कर लेते हैं। जितना घर का सामान मतलब कूड़ा है, चाहे वो सब्जियों का बचा हुआ हो, चाहे झाड़ू लगाने के बाद हो, चाहे कागज़ हो, चाहे पॉलीथीन हो, सब कुछ वो अपना एक डस्टबिन बना रखी है, उसमें उन्होंने डाल दिया। नतीजा ये हुआ कि वो सब कुछ मिल गया। जो हमारी सब्जी का जो बचा हुआ अवशेष था वो भी उसी में पड़ा हुआ है, पॉलीथीन भी उसी में पड़ी हुई है,
और भी जो कार्बनिक और अकार्बनिक जो पदार्थ हैं वो भी सब उसी में पड़े हुए हैं। अब ज़मीन में जब ऑर्गेनिक और पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ जब डाले गए तो उनमें से हमारी गैसेस फार्म हुई, और उसमें होता क्या है, उसमें कैडमियम होता है, क्रोमियम होता है, लेड होता है, आर्सेनिक होता है, स्ट्रोंशियम होता है और यूरेनियम। और ये इतने जहरीले पदार्थ हैं कि ये मिट्टी में जब मिल जाते हैं तो पौधा जो है वो अपनी जड़ों के द्वारा जो है इन पोषक तत्वों को लेता है। तो जितने जहरीले पदार्थ हैं वो भी पोषक तत्वों के साथ पौधों में पहुंच जाते हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा और किस किस तरीके से इसका वर्गीकरण किया जा सकता है, निदान कैसे किया जा सकता है, ये आपसे जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। उपज के आंकड़े पंजाब के सबसे अच्छे थे, लेकिन उस समय किसानों ने ये नहीं समझा कि कितना हम उर्वरक प्रयोग करें और कितना हम कीटनाशी प्रयोग करें। अंधाधुंध उर्वरक और कीटनाशियों का प्रयोग करते 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 अब पंजाब की ये स्थिति आ गई कि पंजाब का उर्वरा स्तर बहुत कम हो गया, मृदा बहुत प्रदूषित हो गई। तो खेती की इन बातों में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, और आज बात हो रही है जिसको हम जननी कहते हैं, मिट्टी की बात हो रही है कि किस तरीके से अगर मिट्टी प्रदूषित हो जाए तो उसमें हम कोई भी फसल लगाएं उस पर दुष्प्रभाव ज़रूरत से ज़्यादा पड़ता है। लेकिन ये प्रदूषित किस किस तरीके से होती है, कई बार हमें पता होता है और कई बार अनजाने में भी हम इसको प्रदूषित कर देते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ बने हुए। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से एक तो उर्वरा शक्ति कम होती है, कई अलग अलग इसकी वजह रही। इसके अलावा जब कार्बनिक अकार्बनिक तत्व मिलते हैं मिट्टी में तब प्रभावित होती है मृदा की सेहत। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, हम रसायनों का ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग करें, कीटनाशकों का प्रयोग करें, वो भी मृदा की जो सेहत है उसको प्रभावित करता है। हाँ, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब जैसे अभी जो हमने बताया कि जो हैं कैडमियम और इस तरीके के जो रसायन बताए, इनसे तो मृदा प्रदूषित होती है, लेकिन इनके साथ में जो मैंने अभी बताया कि घर में प्लास्टिक है वो भी डाल दी, उसी में प्लास्टिक की थैली भी उसी में डाल दी। अब वो अपशिष्ट पदार्थों के साथ वो भी खेत में गई जी। और आप अच्छी तरीके से मालूम है कि प्लास्टिक कभी गलती नहीं है। अब जब ये नहीं गलती है और खेत में चली जाती है तो मृदा का संरचना, सॉइल टेक्सचर जिसे कहते हैं, ये मृदा की संरचना को प्रभावित करते हैं ये पदार्थ, जो डिकम्पोज नहीं होते हैं, सड़ते नहीं हैं। तो अब जब संरचना हमारी प्रभावित होगी तो स्वाभाविक है कि मृदा का उर्वरा स्तर भी प्रभावित होगा। अब उसके बाद जो आपने अभी कहा रसायन की बात कही है, तो जैसा मैं अभी बता चुका कि सन 1960 के बाद जो हमारी एफओ की जो रिपोर्ट है, एफओ ने ये रिपोर्ट किया है कि 1 लाख टन जो है हमारे कीटनाशक प्रयोग किए जा रहे हैं, और जो हमारा जो हरित क्रांति आई है उसके बाद से 11 गुना हम जो है कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं। अब इसमें है क्या, इसमें आर्सेनिक है, क्लोरीन है, पारा है, मरकरी है, ये सब चीज़ें जो है ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हैं। तो होता क्या है कि जब किसी भी कीटनाशक को हम प्रयोग करते हैं तो वो मृदा में जा कर के शोषित होता है, और मृदा में जा कर के पहुंचने के बाद उनको जो पौधा लेता है तो अपने पौधे में भी आ जाता है, और पौधे से अनाज में आता है, और पौधे से अनाज में आने के बाद वो अनाज हम खाते हैं, तो नाना प्रकार की बीमारियां हमें होती हैं। तो इस तरीके से जो है ये कीटनाशक जो हैं ये मृदा के उर्वरा स्तर को प्रभावित कर रहे हैं। अच्छा, कीटनाशक है, इसमें हम जो खरपतवार नाशी का प्रयोग करें या किसी दूसरी चीज़ों का प्रयोग करें तो वो भी इस कैटेगरी में आएगा। देखिए, कीटनाशी की जो अभी मैंने बात की कि 11 गुना ज़्यादा होने लगा है हर स्टेज पर। देखिए, सबसे पहले आता है भूमि उपचार, यानी हम बोने से पहले ही जो है कीटनाशियों का प्रयोग और जो है भूमि उपचार सब करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि फफूंदी के लिए जो है फार्मल्डिहाइड का 4% का घोल बना करके और भूमि में उसमें मिट्टी में मिला दो ताकि इसमें से जो है फंगस समाप्त हो जाए। तो सबसे पहले तो हमने वहीं से शुरुआत कर दी मृदा के प्रदूषण के बारे में। उसके बाद फिर जब हम बोने की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि बीज को उपचारित कर लो, तो थीराम, कैप्टन, वावस्टीन, इन सब दवाइयों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जैसे ही जम के खड़ा हुआ उन्होंने कहा कि वो साहब वो कीड़ा लगने लगा, तो उन्होंने कहा कि अब आप जाइए मिथाइल
ले आइए, जिनेव ले आइए, जीराव ले आइए, नाना प्रकार की रसायन लाइए और छिड़क दीजिए। कीटनाशी से हमारा जो है वो तो नुकसान है ही है। उसके बाद हम जो है खरपतवारनाशी, जैसे हमने अभी बताया कि उसके बाद जब पौधा बड़ा हुआ, अब ये कहते हैं कि खरपतवार, पहले निकाई गुड़ाई हम करते थे और उसको हम नहीं करते थे। अब क्या कहते हैं, बोने के बाद तुरंत जो है एलाक्लोर छिड़क दीजिए, पेंडामेथिलिन छिड़क दीजिए। मतलब हर तरीके से ये किसान को पहले से ये समझाया ही नहीं गया कि हमको पेस्टिसाइड का कोई दूसरा भी रूप है जिसको इस्तेमाल करने पर हमारी मिट्टी का जो है प्रदूषण कम हो सकता है। तो खरपतवारनाशी से हमारा जो है नुकसान हुआ। उसके बाद जो हैवी डोजेज ऑफ फर्टिलाइजर, असंतुलित जो हमने उर्वरक प्रयोग किया है, उसका भी हमारा जो है बहुत बड़ा जो है मृदा प्रदूषण पर प्रभाव पड़ता है। और उसका सीधा उदाहरण है पंजाब, जहाँ की 1960 की हरित क्रांति के बाद पंजाब ने अपना प्रथम स्थान ग्रहण किया था उपज के मामले में। उपज के आंकड़े पंजाब के सबसे अच्छे थे, लेकिन उस समय किसानों ने ये नहीं समझा कि कितना हम उर्वरक प्रयोग करें और कितना हम कीटनाशी प्रयोग करें। अंधाधुंध उर्वरक और कीटनाशियों का प्रयोग करते 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 अब पंजाब की ये स्थिति आ गई कि पंजाब का उर्वरा स्तर बहुत कम हो गया, मृदा बहुत प्रदूषित हो गई। और जब पंजाब के आंकड़े गिरना शुरू हुए तब वैज्ञानिकों की समझ में आया कि असंतुलित उर्वरक प्रयोग भी हमारी मृदा को प्रदूषित करने वाला एक प्रमुख अंग है। इसलिए जो है असंतुलित उर्वरक प्रयोग ना किए जाएं, क्योंकि जो वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया है उसके अनुसार नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास में 4:2:1 का होना चाहिए। और हम लोग कर क्या रहे हैं इस समय, यूरिया का, अंधाधुंध यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि ये जो असंतुलन है वो जो सारा ताना बाना है वो बिगाड़ा है। और एक और संतुलन है जो हमें बिठा के चलना होता है, वक्त का है, वरना हमारा भी प्रोग्राम का ताना बाना बिगड़ सकता है। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। निरंतर हम एक ही फसल लेते चले जाते हैं तो उससे मृदा का उर्वरा स्तर गिर जाता है। तो अगर हमने उथली जड़ों वाली फसल ली है तो हमको गहरी जड़ों वाली फसल लेनी है। अनाज वाली फसल लेनी है तो हम उसके बाद दलहनी फसल लें। दलहनी फसल अगर हमने ली है तो उसके बाद हम तिलहनी फसल लें। इस तरीके से फसलों को बदलते चले जाएं। तो खेती की इन बातों में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज बात मिट्टी की हो रही है कि किस तरीके से हम उसकी सेहत को सुधार सकते हैं और किस तरीके से उसे और ज़्यादा उपजाऊ बना सकते हैं। लेकिन निदान जानने से पहले समस्या का कारण भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। और हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मृदा आखिर प्रदूषित कैसे होती है। डॉक्टर साहब, हमने खरपतवारनाशी, कीटनाशी और बहुत सारे बिंदुओं की बात की। काटा जाता है पेड़ों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो भूमि का क्षरण होता है, कटाव की जो मिट्टी में जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। मृदा प्रदूषण के भौतिक स्रोत जो भी हैं उसमें वन का जो आपने जो बोला, बहुत ही अच्छा प्रश्न बोला आपने कि ऐसा जब बरसात होती है तो पहले पानी जो है पेड़ के ऊपर, पत्ती के ऊपर गिरा और फिर वो धीरे से नीचे आता है और एकदम अगर तेज़ी के साथ आएगा तो वो मिट्टी के ऊपरी परत को काट देगा। तो अब धीरे धीरे जो वन का कटाव होता चला जा रहा है तो उसकी वजह से मिट्टी जो है बिल्कुल हमारी ऊपरी परत जो है वो पानी से बह करके चली जा रही है और उसका उर्वरा स्तर जो है, क्योंकि मिट्टी का जो ऊपरी परत होती है उसी में हमारा सबसे अधिक उपजाऊपन होता है और तो वो बह जाएगी। अब वो बह जाएगी तो स्वाभाविक है कि मृदा प्रदूषित हो गई। इसी तरीके से जब बहुत तापमान बहुत तेज होता है, तापमान अधिक होगा और हवा तेज चल गई, तो जैसे राजस्थान में आप समझ लीजिए जब हवा बहुत तेज चलती है तो एक जगह की मिट्टी उड़ कर के टीले बन जाते हैं जी। तो अब जब स्वाभाविक है कि जो हमारी ऊपर की परत है वो उड़ कर के एक जगह पे जाकर इकट्ठी हो गई, तो जब जो परत हमारी निकल गई तो हमारा जो है मृदा का उर्वरा स्तर कम हो गया, यानी मृदा प्रदूषित हो गई। तो वन विभाग की जो रिपोर्ट है, वन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ये बताया है कि 57% मृदा जो है मृदा का क्षरण हो रहा है। और उसका सिर्फ कारण जो मैंने अभी बताए, तेज हवा चलना, तापक्रम का अधिक होना, तेज वर्षा होना,
ये सब जो है वनों का कटना, ये सब जो है वो मृदा क्षरण में है। अब जब मृदा क्षरित हो जाती है तो जब मृदा का क्षरण होगा तो मृदा क्या होगी, बंजर हो जाएगी, बंजर हो जाएगी भूमि। और मृदा भूमि बंजर हो जाएगी। तो जब बंजर हो जाएगी तो मृदा का जो है उत्पादन क्षमता उसकी नष्ट होने लगेगी, और उत्पादन क्षमता जब नष्ट हो गई तो हमें फिर जो है पैदावार नहीं मिलेगी, खाद्यान्न नहीं मिलेगी। तो एक ऐसी समस्या हमारे सामने होगी, निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या को हम कहाँ से खिलाएंगे, उस समय जो है भुखमरी की समस्या आ जाएगी। तो इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि मृदा के प्रदूषण को रोका जाए, और इसको बहुत ही वैज्ञानिक लोगों को बहुत ही इस पर जो है विचार करने की आवश्यकता है कि किस तरीके से हम मृदा प्रदूषण को रोकें और अधिक से अधिक पैदावार प्राप्त कर सकें जी। उसके बाद एक बहुत मुख्य चीज़ रह जाती है फसल चक्र जी। निरंतर हम एक ही फसल लेते चले जाते हैं तो उससे मृदा का उर्वरा स्तर गिर जाता है। तो अगर हमने उथली जड़ों वाली फसल ली है तो हमको गहरी जड़ों वाली फसल लेनी है, अनाज वाली फसल लेनी है तो हम उसके बाद दलहनी फसल लें, दलहनी फसल अगर हमने ली है तो उसके बाद हम तिलहनी फसल लें। इस तरीके से फसलों को बदलते चले जाएं। अगर जड़ें जो हैं हमारी गहरी जाने वाली जड़ें हैं तो स्वाभाविक है कि जो हमारा नीचे उर्वरक पहुंच गया है उसको वो लेंगी, उर्वरा स्तर बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है जो मृदा है हमारी वो जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र और ऊर्जा चक्र को ये प्रभावित करती है। एक तरीके से ये साइकिल है जिसमें जल चक्र, ऊर्जा चक्र और नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है, और जब तक ये मृदा इससे चलती रहती है तब तक कभी भी उर्वरा स्तर जो है हमारा क्षीण नहीं होता है और मृदा प्रदूषित नहीं होती है। पर अगर मृदा प्रदूषित हो जाती है इन सारे में से किसी भी कारण की वजह से, जिसमें से बहुत सी वजह हमारे हाथ में है और कई बार जाने अनजाने भी हो जाता है, तब क्या करें, कैसे बचे? खासतौर से जैसे आपने बताया कि असंतुलित उर्वरक का प्रयोग करना, कीटनाशी, खरपतवार, तो आज के समय में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो नुकसान करेंगी, पर वो आवश्यकता भी है। इससे कैसे निपटा जाए ये हम आपसे विस्तार से पूछेंगे, लेकिन अभी वक्त की कुछ बाध्यताएं हैं तो हमें अभी आज के कार्यक्रम में इतना ही। किस तरीके से मृदा के प्रदूषण को रोका जाए, किन उपायों को अपनाया जाए, ये हम आपको बताएंगे अपने अगले अंक में। लेकिन आज के लिए इतना ही। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मृदा को प्रदूषित होने के संदर्भ में हमें बताई। धन्यवाद। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते आगे और हमारा पता नोट कर लीजिए ताकि आप कर सके हमसे संपर्क। हमारा पता है 302A पोसाइडन टावर ऑफ यारी रोड, वर्सोवा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई 400061। हमारा ईमेल आईडी है bkk@greentvindia.com। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012049800011। अपने टीवी पर ग्रीन टीवी देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर या DTH ऑपरेटर को तुरंत कॉल करें और हमें लिख भेजें info@greentvindia.com पर। SMS या WhatsApp करें 9769577049 पर। तो उम्मीद है ये पता आपने नोट कर ही लिया होगा। इसी के साथ आज के अंक में इतना ही। याशु को दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।